Hello students, welcome on my YouTube channel Physics by Pradeep Kumar. Today we will discuss your next class which is based on the topic of the special theory of relativity of BSc third year students of Bhaila PG College of Bhaila. So today we will discuss about the most important topic, Michelson-Morley experiment. Michelson-Morley experiment. You know very well about the Galilean transformation. Galilean transformation. In previous class we have discussed about the Galilean transformation, and in the case of Galilean transformation we see that all the natural laws of which is based on Newtonian mechanics are invariant under Galilean transformation. Okay, on the basis of this transformation we conclude that the inertial frame or those frames in which the Newton's first and second law holds good. Okay, on the basis of Galilean transformation we see that the force acting on an object in inertial frame S dash or moving frame S dash is same as the force acting on that object in rest frame S, that is F dash equals to F. Okay, so that means in all inertial frames the natural laws based on Newtonian mechanics are invariant, but overall phenomena of the nature are not based on Newtonian mechanics or cannot be explained on the basis only on Newtonian mechanics. So to explain other phenomena of the nature we have requirement of another mechanics, for example optics, electrodynamics and quantum mechanics etc. Okay, तो देखिए प्रकृति के नियम सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में एक ही रूप के होते हैं। प्रकृति की अधिकांश घटनाएं न्यूटन के नियम के अनुसार होती हैं और न्यूटन के नियम सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में इनवेरिएंट रहते हैं। इसलिए वे सभी घटनाएं जो न्यूटन के नियम का पालन करती है तथा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान इनवेरिएंट रहती है, परंतु प्रकृति की नेचर की सभी घटनाएं या फिनोमिना न्यूटन के नियम के अनुसार नहीं होती। इसलिए नहीं होती, जैसे कि आपका चार्ज हो गया, लाइट हो गई, मॉडर्न फिजिक्स हो गई, से रिलेटेड बहुत सारी ऐसे फिनोमिनाज है जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में इनवेरिएंट नहीं रहते हैं। इसलिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हमें कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो उपरोक्त जितनी भी हमने फिनोमिनाज या घटनाओं के बारे में चर्चा की वे गलत हो जाती है। क्योंकि यदि उपरोक्त घटनाएं सही है तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन गलत हो जाएगा, इसी के साथ न्यूटन का नियम भी गलत हो जाएगा। क्लियर है ना, न्यूटन का नियम भी गलत हो जाएगा।
समझने की कोशिश कीजिएगा कि यदि हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को सही मानते हैं तो चूंकि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में न्यूटन के नियम आपके होल्ड करते हैं, बट अनादर फिनोमिना जैसे लाइट से रिलेटेड, चार्ज से रिलेटेड या मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड वे आपके इनवेरिएंट हो जाते हैं। तो या तो आपका गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन गलत है या ये घटनाएं गलत है। यदि हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को गलत मानते हैं, उपरोक्त सभी घटनाओं को सही मानते हैं, तब न्यूटन के नियम आपके गलत साबित हो जाते हैं। परंतु आप जानते हैं प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है कि न्यूटन के नियम आपके गलत नहीं हो सकते और उपरोक्त सभी घटनाएं भी गलत नहीं हो सकती, परंतु गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन भी आपका गलत नहीं है। इसलिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में आपको कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं, ठीक है। इसलिए ना तो न्यूटन के नियम गलत हो सकते हैं और ना ही मैक्सवेल की समीकरणें गलत हो सकती है। मैक्सवेल इक्वेशंस आपने पढ़ी होगी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की, में गलत हो सकती है। इसलिए हमें गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ आपको करेक्शन करने होंगे। इसमें थोड़ा सा आपको इनवेरिएंस कंडीशन कैसे हम शो करेंगे उसे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आपको कैसे दिखाई देंगे कि वो आपके रॉन्ग है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो यहां पर हम इसे थोड़ा सा आपको पढ़ाया गया था, तो इसलिए जो आप स्टूडेंट्स हो तो आप अपनी क्लास के बच्चों से इसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, और जो अनादर सोर्सेज से आप बच्चे मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनके लिए एडवाइस है कि वो अपनी जो बुक है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उसमें गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ने की कोशिश करें। कुछ यदि आप एक्स्ट्रा गेन करना चाहते हैं इससे रिलेटेड तो आप इसके लिए मॉडर्न फिजिक्स ऑर्थर बाइजर की जरूर पढ़ें, उसमें काफी आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगी। चलिए आगे स्टार्ट करता हूं नॉन इनवेरिएंस। तो सबसे पहले देखते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस में कुछ घटनाएं कैसे नॉन इनवेरिएंट रहती है जबकि न्यूटन्स लॉ आपके नॉन इनवेरिएंट रहते हैं, जबकि मैक्सवेल इक्वेशंस आपकी इनवेरिएंट रहेगी। तो अपोजिट हो गया, ठीक है ना। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, ठीक है। नॉन इनवेरिएंस कंडीशन, non-invariance of Maxwell's equation under Galilean transformation, okay. In previous class you have studied about the Maxwell equations. There are 4 Maxwell equations in 2 forms. First is integral form and another is differential form. So we will take here the differential form of the Maxwell equations. So please write down here the Maxwell equations in differential form. Okay, so something we will write here: Newton's law of motion are invariant under Galilean transformation, but all phenomena are not occur according to Newton's law of motion. For example, phenomena related to charge, current, electric field, magnetic field, light, etc. So in those phenomena we will take only one phenomena which is based on Maxwell equations. Okay, so the Maxwell equations are, we know that Maxwell equation in differential form
Okay, so the first Maxwell equation is nothing but divergence of E equals to rho by epsilon naught. Okay, where rho is the volume charge density due to which we want to find out the intensity of electric field. Okay, so and second is nothing but the curl of intensity of electric field is 0 or curl of E equals to 0. This is the second equation, Maxwell equation. Okay, now third Maxwell equation is nothing but the divergence of B or divergence of B in mathematical symbol del dot B equals to 0. Okay, सॉरी ये तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कंडीशन है, इसे तो आप छोड़िए, अभी चलो करेक्शन कर दूंगा। डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0, सॉरी ये सेकंड आपकी, चलिए इसे यहाँ से भी इरेज कर देते हैं। ये आपका हो गया फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड मैक्सवेल इक्वेशंस। ये इसमें करेक्शन करना होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बन जाएगी, ठीक है ना। नाउ थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन इज कर्ल ऑफ ई, कर्ल ऑफ ई इक्वल्स टू माइनस के माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। ओके, माइनस डेल बी अपॉन डेल टी in case of electromagnetic induction. Okay, due to change in magnetic flux produced electromotive force. Okay, so you know very well. You see, in case of electrostatics B will be constant or 0 with respect to time, then curl E will be 0. Okay, so this is the Maxwell third equation. Okay, remember this. And now after that fourth Maxwell equation is curl of B. You know very well about this is nothing but mu, can you write in the form of del cross B equals to mu naught J. Okay, but after the modification of Maxwell, this equation becomes in mu naught vector J plus mu naught epsilon naught del E by del T. Okay, we can write this equation mu naught vector J plus epsilon naught del E by vector del T. These forms of all equations in SI unit system. If we take these equations in CGS unit system, then here will come a factor C which represent the speed of light. Okay, I think it's clear. Is that clear? Okay, that is clear. Now see these four equations. Now okay, please see this and write down in your notebook. Okay, so after that these four Maxwell equations of electrodynamics are not invariant under Galilean transformation. That means the form of Maxwell equations in different inertial frames are changed, which is against to the principle of relativity, and
सी आफ्टर सम, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसे इसकी इनवेरिएंसी शो करना डिफिकल्ट होगा, बट मैं आपको शो कराऊंगा एक अनदर वे में, ठीक है ना। तो उसके लिए मुझे इसे वेव इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, और ऐसा करने के लिए आप देखेंगे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप एक काम कर लीजिएगा, ये जो कर्ल ई है आपका, देखिए आपने पढ़ा होगा कि जो वेव इक्वेशन होती है वो आपने पढ़ा होगा मैकेनिक्स में, या ऐसे कर लीजिए क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा होगा आपने कि वो होता है डेल टू साई बाय डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय वी पी स्क्वायर डेल टू साई बाय डेल टी स्क्वायर। आई थिंक इस टाइप की आपने वेव इक्वेशन पढ़ी होगी। तो मुझे इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है अभी से, और इसकी वेलोसिटी में निकाल कर लेकर आऊँगा। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर चाहेगा, जब 3D की आप बात करेंगे तो ये बन जाएगा डेल स्क्वायर साई इक्वल्स टू 1 बाय वी पी स्क्वायर डेल टू साई बाय डेल टी स्क्वायर। ओके, सो डेल टू साई के लिए हमें यहाँ क्या करना होगा, देखिए कर्ल ई है ना आपका, तो कर्ल ई यहाँ पर आपका है, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। ओके, दिस इज इक्वेशन थर्ड। नाउ वी विल टेक अगेन ऑन बोथ साइड कर्ल, टेकिंग कर्ल on both the side of equation third, then we get curl of vector E will be equals to curl of cross minus del B by del T. Okay, I think am I right? Okay, so after solving this formula we will get the quantity del, that is gradient of divergence of E, minus del square E. See this formula, which is very very important, and you have studied this formula in the BSc first year class in the book of geometry and vectors. Okay, so please see, and this is not Laplace equation. Okay, and this is Laplacian operator, but this is not Laplace equation. So this will be equals to, we can take minus and del by del t comes out the bracket, and then this will be comes out minus del cross del cross vector B, that is curl of B, है ना। So and you know very well divergence of E is nothing but rho upon epsilon naught. That means rho gradient, that means gradient of rho upon epsilon naught minus del square vector E equals to minus del by del t, and this value is equal to curl of B. This will be equals to this value. Okay, so put here this value, then we get mu naught J vector plus mu naught epsilon naught del E by del T. Okay, now after solving this, if rho is time independent, if rho is position dependent, okay, if rho is position dependent, then this value will be 0. Position independent. If rho is position independent, minus this value del square E equals to minus, and current density is also time independent, then this value also 0, and it comes, suppose this is 0 है ना, then it comes
ओके। ओके, या ऐसा कर लीजिए, कुछ इस टाइप से कर लीजिए, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए। ये ऐसे ना करके अभी ऐसे ही लिख लीजिए आप, सॉरी। ये आपका हो गया डेल रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसे ही कर लीजिए एज इट इज़, माइनस डेल स्क्वायर वेक्टर ई इक्वल्स टू माइनस म्यू नॉट, आपका बाहर आ जाएगा डेल वेक्टर जे बाय डेल टी प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एंड डेल 2e बाय डेल टी स्क्वायर, ओके। एंड निगेटिव साइन आपका बाहर ही रहेगा, ठीक है ना, क्लियर है। नाउ सी हियर, टेक फॉर फ्री स्पेस, in free space you know very well rho will be 0 and current density will also be 0. So this equation becomes 0 minus del square E vector equals to minus this quantity becomes 0 plus mu naught epsilon naught del 2e by del t square, okay, implies that del square E vector equals to minus mu naught epsilon naught del 2e vector by del t square, okay. And you know very well about mu naught epsilon naught, speed of light in vacuum c equals to 1 by square root of mu naught epsilon naught, okay. So the value of mu naught epsilon naught will be equals to 1 by c square. So we can put this value in this equation, then we get del square E vector equals to 1 by c square del 2e by del t square. Similarly, we can write this equation in form of B if you solve curl in free space. B equals to 1 by c square del 2b vector by del t square, okay. Now these are wave equations of electromagnetic field. These are the wave equation of electromagnetic waves in differential form, okay, in differential form. So according to this, the speed of light according to Maxwell equations, there is a important conclusion of the Maxwell equations that the speed of light is 3 into 10 to the power 8 and same as the speed of electromagnetic waves. That means the light is an electromagnetic wave. So according to this, here C is the speed of the electromagnetic waves or light, okay. But we know that if the speed of light in vacuum in any one frame S is c, then the speed of light in another inertial moving frame will be c minus v or c plus v, c minus v or c plus v or another, okay, on the basis of Galilean transformation. In the basis of
on the basis of Galilean transformation, but according to experiments, speed of light is constant in overall frames of the nature, inertial frames of the nature. But according to Galilean transformation, speed of light varies from one frame to another frame. But according to experiments, the speed of light is constant or invariant in all the inertial frames of the nature, frame of references. Okay, so after that we will write here, according to Maxwell equations, write down in your notebook, according to Maxwell equations, speed of light in vacuum is c. Okay, but if the speed of light in vacuum in any one frame is, suppose here we have two frame of references like this, suppose this is x, y and z axis, and this is the origin of the S frame which is in rest, and we have another frame of reference which is S dash, this is the origin of S dash frame, and moving towards x dash axis with velocity v, and any signal of light whose speed in S frame is c, then the speed of the light in S dash frame according to Galilean transformation will be v dash equals to c minus v. You know very well about this. Okay, c minus v. Okay, this speed in S dash frame and this speed in S frame. Okay, so we can say that according to Galilean transformation, speed of light in other frame S dash should be different. Okay, अर्थात इसका मतलब क्या है, यदि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन सही है तो मैक्सवेल इक्वेशन से प्राप्त जो स्पीड ऑफ लाइट है किसी एक निर्देश तंत्र में ही सही होगी, किसी एक इनर्शियल फ्रेम में ही सही होगी, क्योंकि मैक्सवेल इक्वेशन नॉन इनवेरिएंट है, दैट मीन्स चेंज हो जाती है। यदि हम दूसरे निर्देश फ्रेम में ज्ञात करते हैं तो ये परिणाम आपके जो है अलग अलग प्राप्त होंगे। अब इन दोनों विरोधाभास कॉन्ट्राडिक्टिव से है, या तो मैक्सवेल समीकरण गलत होगा या फिर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन गलत होगा। बट गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन यदि गलत है तो उसके कारण अब न्यूटन्स लॉ पर भी खतरा मंडरा जाता है। ठीक है ना, तो क्योंकि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के साथ न्यूटन के नियम आपके अपरिवर्तित रहते हैं, इनवेरिएंट रहते हैं, इसलिए प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी का पालन करते हैं। और यदि प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी का पालन करते हैं तो सभी जो आपके इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस है एक समान है, तब कोई भी प्रयोग करने पर जो परिणाम एस फ्रेम में प्राप्त होंगे वही परिणाम एस डैश फ्रेम में प्राप्त होने चाहिए, चाहे वह एक्सपेरिमेंट आवेश का हो, चार्ज का हो। ठीक है, यदि प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी सही है तब न्यूटन के नियम भी सही होंगे, क्योंकि उन्हीं के कारण प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी बनी थी। इसलिए अब ये बातें मिलकर आती है कि कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है, इसलिए हमें एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पुनः सोचना पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जो हमने डिस्कशन किया, तो 19वीं शताब्दी के समय में यह बहुत फेमस टॉपिक था, हॉट टॉपिक था
क्या सभी निर्देश जो आपके इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं उनमें लाइट यानी कि स्पीड का जो वेग है वो समान रहता है? क्या गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन गलत है? और उस समय सब यही मान रहे थे कि सभी इनर्शियल फ्रेम्स में प्रकाश की जो चाल है, स्पीड है, वो अलग अलग होती है। ठीक है, या होनी चाहिए। इसके लिए बहुत सालों तक अलग अलग समयों पर एक बड़ा ही प्रसिद्ध प्रयोग किया गया। अलग अलग सालों पर अलग अलग समय में, दिन रात में या अलग अलग मौसमों में अलग अलग स्थानों पर एक प्रयोग किया गया जो काफ़ी फेमस था, जिसे माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट कहते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में मैक्सवेल ने अपने समीकरण बनाए और उसमें से प्रकाश की चाल की गणना की, जिससे प्रकाश की चाल लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड प्राप्त हुई। तब ये समझा गया कि जो हमारी लाइट है उसका भी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से रिलेशन है, क्योंकि ये स्पीड ऑफ लाइट आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आपको मिली। ठीक है, हाँ, से संबंध है और प्रकाश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में संचरित होता है, क्योंकि प्रकाश की चाल विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज से ही पहले ज्ञात हो गई थी। परंतु इसके पश्चात समस्या यह आई कि उस समय तक जितनी भी ज्ञात तरंगें थी उन्हें चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता थी। उन्हें तरंगों को चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता थी। ठीक है ना, तो चलने की आवश्यक पड़ती। तरंग के कण माध्यम के कणों की स्थिति में कुछ परिवर्तन होता है और इस परिवर्तन के रूप में तरंगें आगे बढ़ती है। इसलिए प्रश्न यह उठता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए वो कौन सा माध्यम है जिसके कारण प्रकाश संचरित करता है और एक नए संचरित करता है। क्योंकि आपको पता होगा जो हमारी एनर्जी या लाइट की जो सोर्स है, नेचुरल सोर्स है, वो आपका जो सोलर पैनल है, सोलर सिस्टम है, उसमें आप बात करेंगे तो सन है। और सन की जो आउटर कोर है उससे लेकर जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, उसके जो बीच का पार्ट है और फ्री स्पेस है, वैक्यूम है, उसमें कोई मीडियम एग्जिस्ट नहीं करता है। तो उस टाइम पर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि जो आपकी लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, बट वो वहाँ से यहाँ तक कैसे चलेगी, क्योंकि वेव्स को चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और एक नए तो इसके लिए आपने पढ़ा होगा कि जो लाइट होती है उसके लिए सबसे पहले जो थ्योरी रिप्रेजेंट की थी रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए, वो थी न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, जो फेल हो गई थी रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करने में। और उसके बाद हाइगेंस आए, हाइगेंस ने आपकी वेव थ्योरी रिप्रेजेंट की और वेव थ्योरी के लिए हाइगेंस ने एक हाइपोथेटिकल मीडियम की नींव रखी, एक कंसेप्ट रखा और जिसका नाम था ईथर। अब ईथर के बारे में जानिए क्या हुआ, जिसे हम क्या कहा गया, और यही वह माध्यम है जिसे साइंटिस्टों ने ये माना कि यही आपका एब्सोल्यूट इनर्शियल रेस्ट फ्रेम है, जिसे हम विराम में मानते हैं और जिसमें मैक्सवेल इक्वेशंस आपकी इनवेरिएंट रहती है। और इसी फ्रेम में स्पीड ऑफ लाइट आपकी 3 × 10⁸ होती है। हम जिन फ्रेम्स में स्पीड ऑफ लाइट को मेज़र करते हैं में आपके मूविंग फ्रेम्स हैं, तो ये जो 3 × 10⁸ आपकी स्पीड ऑफ लाइट मिलती है, साइंटिस्ट का ये मानना था कि ये आपकी उस ईथर के फ्रेम में है। तो अब साइंटिस्टों के सामने एक नया लॉजिक आया, एक नई थॉट आई कि अब हमें क्या करना चाहिए। गैलीलियन के अनुसार यदि किसी इनर्शियल फ्रेम में प्रकाश की जो स्पीड है c है, तो दूसरे में वो डिफरेंट होगी। तो इसलिए अब प्रश्न यह उठता है कि एब्सोल्यूट इनर्शियल जो फ्रेम है s है, वो कहाँ है जिसमें प्रकाश की जो स्पीड है वो 3 × 10⁸ है, तथा मैक्सवेल की समीकरण सही है। और यदि यह ईथर है तो यह एक स्पेशल एब्सोल्यूट इनर्शियल है, तो यह प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी को आपके सेटिस्फाई कर अगेंस्ट है। इसलिए हम क्या करेंगे,
अब यह खोज शुरू हो गई कि ईथर कहाँ है और कैसा है और उसकी वेलोसिटी कितनी है तथा हम उस तक कैसे पहुंच सकते हैं। इसके लिए माइकलसन ने अपना एक फेमस एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया और यह माना कि जो धरती है और जो अर्थ है वो ईथर फ्रेम में कुछ वेग से गति करती रहती है। ठीक है, तो अब हम इसके बाद इस पॉइंट पर पहुंचे कि जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की कमियां थी और उन कमियों में हमने इसका जो एक तरीका बताया वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बेस से बताया, जिस पे स्पीड ऑफ लाइट आपकी 3 × 10⁸ आई। बट गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जब अप्लाई करते हैं तो डिफरेंट फ्रेम्स में ये स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट आती है। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये कहती है कि सभी फ्रेम्स में आपकी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो आपकी कितनी होगी, 3 × 10⁸ होगी। तो उसके बाद इन्होंने कंसेप्ट जो हाइगेंस की थ्योरी है उससे कुछ कनेक्ट किया और वहाँ से ये कंसेप्ट रखा कि कहीं ना कहीं वो ईथर हो सकता है जिसमें आपकी मैक्सवेल इक्वेशंस आपकी इन्वेरिएंट रहती है और एब्सोल्यूट इनर्शियल फ्रेम है। तो अब ईथर कहाँ है, कितने वेग से गति कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो ये कैसा है उसे खोजने के लिए माइकलसन मोर्ले 2 साइंटिस्ट आए और जिन्होंने एक फेमस एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम है माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट विच इज़ वेरी फेमस and surprised experiment. Okay, so we will discuss this topic in next video. Okay, thank you for watching this video. Please share and subscribe my YouTube channel. Okay, thank you very much.